मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडिया। इसके लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड द आर्यंस, द डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत, मुगल रूल, ब्रिटिश रूल एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट रहेंगे इस चैप्टर के। आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडिया इज मोर देन 500 years old. In the ancient times, our country was not ruled as one nation but as small kingdoms by survival kings. Whenever in some eras, powerful kings rose and brought the small kingdoms into the single rule, India was the last ruled as the nation by the British. This ended on 15 August 1947, making India free country. The history of India began with the birth of Indian Valley civilizations around 3300 BC among the banks of the river Indus in Mohenjo-daro and the Harappa. जी, मोहनजोदारो और हड़प्पा पर आप ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आपको मिलने वाला है, इसके बारे में ही अपन पढ़ेंगे। Which are now a part of Pakistan. The historians have found that the people then lived quite in the advanced city of many houses and wells and bathrooms as well. Underground garbaging systems, metal seals, ports and etc. This sites found. ओके, अब इसको अपन हिंदी में समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब इस चीज को समझिए ठीक से, तो हिंदू घाटी सभ्यता का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये दो चीजें आती है। पहली आती है आपकी मोहनजोदारो और दूसरी आती है आपकी हड़प्पास। ये दोनों ही अलग अलग हैं पर हैं सिमिलर। ठीक है, और ये पाकिस्तान में आज ज़्यादातर मौजूद है। 80% यह पाकिस्तान में है, बाकी 20% अपने इंडिया में है कोई जगह पे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो आज की तारीख में वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका भारत में भी आता है, इस वजह से अपन कह सकते हैं कि उत्तरी भारत पश्चिम में भी है ये, और इसकी दिशा है जो सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, इस क्षेत्र में यह धार्मिक प्रथाओं का चलन लगभग 5500 ईसा पूर्व से है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास खेती की शुरुआत भी हुई यहाँ पर। जौ की खेती करना यहाँ पर लोगों ने शुरू करा था, फिर गेहूं की खेती करना यहाँ पर लोगों ने शुरू करा था। ठीक है, उस टाइम पे खेती होती थी, नील की खेती जो है सर्वाधिक होती थी। नील उस टाइम पे काफ़ी मात्रा में इसकी उपज होती थी। पहली बार शहरीकरण भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी व्यवस्था मानी जाती है उस टाइम पे। और सिंधु घाटी सभ्यता का यही जो एक मेन अच्छी बातें थी, जो यहाँ पे शहरीकरण हुआ था, यहाँ पे कॉलोनी वगैरह बसी हुई थी, जैसे कि आज की तारीख में अपने को कॉलोनियाँ देखने को मिलती है। ये उस टाइम पे मतलब 5500 ईयर पुरानी चीज़ों में अपने को देखने को मिल जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन हैड द रिटन सिस्टम विच वॉज द फाउंड ऑन पोर्ट्स सेल्स ऑफ कॉपर टेबलेट। द सिविलाइजेशन एंडेड अराउंड द 15,000 BC and the river Saraswati. A little after 105,000 BC, a group of cattle headed the Aryans. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंडन सिविलाइजेशन जो चीज़ थी उसमें वहाँ पर जो चित्रात्मक चीज़ें होती थी, जैसे कि पहले तो आज की तारीख में अपन कुछ भी चीज़ याद रखते हैं तो उसके लिए लिख लेते हैं, बुक में लिख लेते हैं, या अगर कोई फेमस राइटर है तो वो अपनी खुद की किताब लिख लेगा। पर उस टाइम पे क्या होता था, ये चीज़ें अपने को कैसे मालूम पड़ी? ये चीज़ें अपने को ऐसे मालूम पड़ी कि गुफाएं थी, गुफाओं में अंदर चित्र बना रखे थे, चित्र के साथ साथ में ऐसी कलाकृतियाँ लगा रखी थी जिसको कह सकते हैं अपन भाव चित्रात्मक। मतलब देखते से ही अपन फील कर सकते हैं, उसको छू के अपन फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सांड बना हुआ है, बैल बना हुआ है, इंद्रदेव की तस्वीर बनी हुई है, हाथी की तस्वीर बनी हुई है, मछली की तस्वीर बनी हुई है, तो अपन देख के समझ सकते थे कि ये या तो इनका उपयोग करते हों किसी भी तरीके में, चाहे खेती में करते हों, चाहे शौक के लिए करते हों। ठीक है, तो ये उस टाइप का
उनका था भाव चित्रात्मक कला जिसको कहा जाती है। लिखित में कहीं नहीं था ये। अब इसकी जो मिला अपन को कहाँ से, ये भी एक इतिहास है। जब ब्रिटिश अपने भारत और पाकिस्तान, जब उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था, जब ये एक ही था, तब वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछ रही थी। जब रेल की पटरियाँ बिछाते बिछाते जब खड्डा खोदा गया, तब वहाँ पर ईंटें मिली थी। और वो जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी बनी गई थी कि आज की ईंटों से कहीं अच्छी, ज़्यादा मजबूत थी वो, और अच्छी फिनिशिंग थी। तो ये जो ईंटें थी, ये मजदूर लोग निकाल निकाल के अपना घर बना रहे थे। एक मार्शल करके वहाँ पर हेड थे ब्रिटिश के। तो उन्होंने देखा कि ये इतनी अच्छी ईंटें इनको कहाँ से मिल रही है फ्री में। तब ये उसकी जांच पड़ताल के लिए गए, तब वहाँ पर उनको मालूम पड़ा कि ये खुदाई के जरिए निकाल रहे हैं। तब फिर इन्होंने, पुरातत्व विभाग उस टाइम पे इंग्लैंड में हुआ करता था, तो वो यहाँ पर आया और वहाँ पे छानबीन करी और यहाँ पर खोदा चीज़ें को। और तब जाके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने को देखने को मिली। इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी खुदाई करी गई और जांच करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर उसका मालूम पड़ा कि ये इतने साल पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका पतन की कहानी भी अच्छी है। अब आप कहोगे कि ये नीचे दब कैसे गई, तो ये दबी थी वहाँ पर। हो सकता है कि वहाँ पर बाढ़ आई हो, तो बाढ़ में, एक ही बाढ़ में ये सब चीज़ें वहाँ की नष्ट हो गई हों और ये सब चीज़ें नीचे मलबे में दब गई हो। तो इसका जो पतन है वो कह सकते हैं कि इस टाइप से हुआ है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और जो इतिहासकार हैं वो भी यही मानते हैं कि ये अ, जो इसका एंड हुआ है वो एक सुनामी के तहत ही हुआ है। इन 322 BC, Chandragupta Maurya founded the Empire of Magad in the north part of India. His guardian Ashoka was the great warrior. He later gave up war and took up Buddhism. The stupas of the eras tell a lot about his reason. अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, वो मौर्य एम्परर, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले पहले हिंदू सम्राट बने थे, जिन्होंने 322 बीसी में अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इन्हीं के जो बेटे थे वो अशोक कहलाए। ठीक है, अशोक ने क्या करा कि वो भी एक बहुत अच्छे लीडर साबित हुए। और राम मतलब एक युद्ध में, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। जो आपको अशोक चक्र जो दिखता है आपको अपने फ्लैग पे, वो अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया है, अशोक पिलर से लिया गया है। ठीक है, उसको अपन राष्ट्रीय सिंबल्स कह सकते हैं, और वो है भी सही। आगे बढ़ते हैं। 100 AD onward, many king rule in India. द कुशाण, इसको गोल्डन क्यों कहते हैं इस समय को? क्योंकि इस समय में इतना कुछ भारत को मिला था, चाहे वो महाविद्यालय के रूप में देखा जाए, ठीक है, या कल्चर को लेके कुछ देखा जाए, तो ऐसी बहुत सा ये सुनहरा मौका था जब इतिहासकार कहते हैं कि ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया का रह चुका है। तो इसमें बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। इसकी स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। और चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त डायनेस्टी के बाद आए हुए थे। और इस बीच नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापना हुई थी। फिर चंगेज़ खान ने इस पे तोड़ दिया था इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को, जो मंगोलिया का था रहने वाला। तो फिर ये सब गुप्त वाला डायनेस्टी वाला जो भी राजपाट था वो सब चाइना के लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इन 1206 the Delhi Sultanate was set up with the innovation of Muhammad Ghori, a Turkish ruler of Afghanistan. Qutumuddin Aibak, a several ruler, ruled the emperor, making Delhi his best. He built the famous Qutub Minar. Thereafter, North India was ruled by Khiljis and Tughlaqs. अब यहाँ पर हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत शुरू। दिल्ली सल्तनत में बहुत से
राजाओं ने एक रानी है एकमात्र जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जिन्होंने राज करा था। तब यहाँ पर मोहम्मद गोरी आया सबसे पहले, जो कि अफ़गान का एक तुर्की शासक था। वो आता था भारत में और लूटता था और वापस चले जाता था। इसका यही काम था मोहम्मद गोरी का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का शासक बना, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने उसको मेले में से खरीदा था। पहले के ऐसी वजह से योद्धा खरीदे जाते थे, कुछ सिक्के देते थे और खरीद लेते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और ऐबक को कहा था कि आप भारत देश पर हुकूमत करें और मुझे कर अफगानिस्तान भिजवाते रहें। तब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा राजा बना दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली की गलती पे बैठा था वो। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार जो है आपकी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इसके नाम पर करा था। बाकी कुतुब मीनार आधी हुई थी और फिर ये किसी युद्ध में मारा गया था। तब फिर ये जो काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो कि आज मीनार देखते हैं वो पूरी कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। बाकी इसकी जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी अपने समय पे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया पर रूल करने वाले खिलजी थे और तुगलक थे। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ तरफ की, साउथ इंडिया की तरफ की। During the period, the South India was divided into many independent kingdoms ruled by the Chalukyas, Pallavas, Cholas, Pandyas, and the Vijayanagar dynasty. Sri Krishna Devaraya was the most famous of the Vijayanagar dynasty. All these being Hindu dynasty fought against the Muslim innovation. Similar, the Rajput in the Rajasthan offered still resistance to the Muslim innovation from the Afghanistan. अब जो आपका मिडिल से लेके जम्मू कश्मीर तक का जो हिस्सा है वो राजपूतों के पास रहा और आपके मुस्लिमों के साथ राज करता रहा। और नीचे तक मुस्लिम नहीं आ पाए क्योंकि उनको बहुत बड़ा भारत लगता था, तो बोला यहीं तक हम ठीक हैं, इतनी मेहनत कौन करे नीचे जाने की। तब नीचे एक नए नए वंश उभर रहे थे। चालुक्यास सबसे पहले आए। चालुक्यास के बाद पल्लव वंश की स्थापना हुई। ये सब शंकर भगवान को मानने वाले थे। फिर चोल्स आए, फिर पांड्याज आए और इन सब ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको कहा जाता है विजयनगर डायनेस्टी। ठीक है, ये आपके साउथ इंडियन तरफ के जो राजा महाराजा थे वो सब यहीं के थे, जिनको द्रविडियंस भी कहा जाता है। और यहाँ के जो मंदिर का था वो स्ट्रक्चर कुछ द्रविडियंस जैसा था। और अपने यहाँ जो है वो देवनागरिकी वाला कहलाता है, नगर वाला जो मॉडल है वो कहलाता है, और वहाँ पर द्रविडियंस वाला कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर इन 1526 set up the Mughal rule in Delhi for nearly 200 years. The country was the peace and the proposed in this rule. Akbar the Great was the guardian of Babur. He was tolerant towards all religion and ruled for nearly 4 years. He was succeeded by Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. All the Mughal rule were great patrons of the art, agriculture, music and literature. Shah Jahan built the Taj Mahal in the Agra. Aurangzeb ruled for the longest period of the almost 50 years. ठीक है, बाबर आया 1526 में। और बाबर के आने से मुगल जो डायनेस्टी थी उनमें काफ़ी बदलाव हुआ और काफ़ी क्रूर तरह का ये जो योद्धा था और शासक था ये बना बाबर। और बाबर ने करीबन, बाबर का जो मुगल शासन था वो कम से कम 200 सालों का था, जिसमें इसके बेटे आ गए, बेटे के बाद फिर पोते आ गए, पोते के बाद फिर उनके बेटे आ गए। तो ऐसे करते हुए 200 साल तक ये चला। और इसका बाबर जो था मुगल वंश का, मुगल वंश में सबसे अच्छा शासक कहा जाता है अकबर को, क्योंकि अकबर ने कई इमारतों का निर्माण कराया, बहुत सारे अच्छे काम करे, बहुत सारे बेकार काम भी करे। ठीक है, और जो इनके अच्छे शासक कहा जाता है वो जहांगीर को माना जाता है, शाहजहाँ को माना जाता है और औरंगजेब को माना जाता है। शाहजहाँ का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण भारत देश में करवाया था, जो कि आज भी अपन एक गिफ्ट के तौर पर उसको मान सकते हैं, जो भारत देश को मिली है। चाहे वो ताजमहल ले लो आप, या लाल किला ले लो जहाँ से परेड होती है।
जंतर मंतर ले लो आप, ऐसे बहुत सी इमारतें हैं जो शाहजहाँ ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनवाई थी उनको उस समय में। ठीक है। और सबसे बड़ा जो समय था 50 साल राज करने का, वो अकेला क्या औरंगजेब का था। आगे बढ़ते हैं। द राजपूतास मराठास एंड द सिख्स अगेंस्ट द मुगल रूल एंड देयर वाज द स्ट्रॉन्ग रूलर टू रेजिस्ट। अब जो आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर उस टाइम पे राजपूतों का राज था। उसके बाद कुछ हिस्सों में मराठा आए, और जो आपका पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तरफ का इलाका, वहाँ पर पंजाबी वो रूल करने लगे। ठीक है। इन द 15th century द पोर्चुगीज, डच, फ्रांसीसी एंड द ब्रिटिश कम द इंडिया एंड द सेट अप देयर ट्रेड सेंटर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। द ब्रिटिश वेयर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द गेनिंग पावर ओवर द एंट्री कंट्री their war and defeated the local Indian ruler in 1757 after the winning of Battle of Plassey। ठीक है। अब अपन समझते हैं इस चीज को। जब ये राजा महाराजाओं को जितना भी काल था ये सब खत्म हुआ, तब आए यहाँ पर ब्रिटिश। ब्रिटिश जब भारत में आए तब ये 1600 में आए। ठीक है, जिसको कहा जाता है 15th century। यहाँ पर उस टाइम पे पोर्चुगीज, डच, फ्रांसीसी ये सब आए हुए थे। इन सब की कंपनियां आई हुई थी। पर उसमें से जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी होशियार थे, और उन्होंने भारत देश पर पूरे पर कब्जा कर लिया था। और भारत को जीतने में उन्होंने प्लासी का युद्ध करा था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ और वो प्लासी का युद्ध जीते और रूल ले लिया पूरा भारत देश पे। ठीक है। और 1945 तक ये रूल उन्होंने करा अपने भारत देश पे। अगर वो प्लासी का युद्ध अगर अपन जीतते तो आज शायद अंग्रेज नहीं होते जो हुकूमत करी है उन्होंने यहाँ पे 400 साल की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1857 मैनी इंडियन रूलर एंड सोल्जर अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट द फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस वॉज द सुन एंड ब्रिटिश सन आफ्टर द। अब 1857 में ये हुआ था कि पहली लड़ाई अपन लोगों ने लड़ी थी, और पहली लड़ाई के साथ वो नाकामयाब रही, क्योंकि सब अलग अलग लड़ने लग गए थे कुछ गलतियों के कारण। और अगर वो युद्ध 1857 वाला जो कहते हैं फर्स्ट अपना युद्ध था, जो कि अपन आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और वो अपन हार चुके थे, इस वजह से फिर और 100 साल और इंडिया पर राज करा ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 190 ईयर्स। 200 साल हुकूमत करी अंग्रेजों ने भारत देश पर। ठीक है। Whenever the desire for the freedom did not die the Indians, there was a long struggles. There was a long struggle for the freedom under different leaders like Lala Rajpat Rai, Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and many others. Mahatma Gandhi brought all there together to lead the struggle for the freedom in the path of truth and the non-violence. His only weapon was the satyagrah. There was the many non-cooperation and the civil movement against the British corporation. Finally, India was declared the free country on 15 August 1947. After independence, Indian adopt a domestic system of the country and the free of British rule। अब यहाँ पर समझते हैं गांधी जी का रोल। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने अपना पूरा योगदान दिया भारत देश को आज़ाद कराने में। भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने, जिनका किताबों में नाम भी नहीं है, उन सभी लोगों ने अपना प्रयास करा था। ये नाम आपने को देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये लीडर थे। ये कहीं ना कहीं किस चीज़ के लीडर थे, और इनके ही साथ में जो लोग बाग काम करते थे वो सब तो शहीद हो गए हैं। पर उनका नाम अपने को देखने को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो लाखों की गिनती में है, और ये कुछ की गिनती में थे, इसलिए बड़े बड़े नाम अपने को देखने को मिलते हैं। वो बड़े नाम कौन कौन से हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ये लीडर थे। जब लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिश से, ये लीडर थे। दिमाग इनका था पर काम उनका था। फिर बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी,
बिना हथियारों के जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जिसको नाम दिया था कि हम अनशन पे बैठेंगे, बिना हथियार चलाए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा अंग्रेज़ों को। और ऐसा करते हुए भारत देश आज़ाद हुआ। वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। और उसी के साथ भारत देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने ऐलान करा था लाल किले से खड़े होके रेडियो पर कि आज से भारत देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद है। ठीक है, ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।